मतलब आज के टाइम में जो मॉडर्न जो भी चीजें हो रही हैं वो ऑलरेडी इतने सालों पहले लिखी जा चुकी है। जो आज के मॉडर्न में हमारा स्किन की लेयर कितनी बताई है? 7 लेयर्स। हाँ जी, 7 लेयर्स है। तो पहले के टाइम में आचार्य को कैसे पता है ना, उन्होंने 7 लेयर कहाँ से, अगर आप आज भी सुश्रुत संहिता उठाएंगे, चरक संहिता उठाएंगे, उसमें वो चीज़ मेंशन है। भूत का मतलब लोग समझते जो आजकल ये होते वो भूत नहीं है, भूत मतलब बैक्टीरिया वायरस है ना। नॉर्मल जो हम बोलते हैं कि हवन करवाना चाहिए, क्यों हम इसीलिए करवाते हैं। बस अब इन्वायरमेंट अच्छा होगा, वहाँ के बैक्टीरिया मरेंगे तो डेफिनेटली वहाँ का एयर साफ होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। अगर आयुर्वेदा एक म्यूजिक स्टाइल था तो कौन सा होता? क्लासिकल म्यूजिक। ऐसा क्यों? बिकॉज वो स्लोली काम करता है बट बहुत गहराई में उतरता है, और ऐसे ही हमारी मेडिसिन स्लो वर्क करती है बट प्रॉपर वो चीज़ जड़ से ख़त्म कर देती है। इंडस्ट्री में आजकल के कॉमन हो चुका है प्लास्टिक सर्जरी है, लेकिन ये आई कहाँ से है? हमारी संहिता से आई है। उनमें क्या होता है कि वो गांठें, क्योंकि गांठें मल्टीपल बन गई तो उसका ऑपरेशन वैसे भी पॉसिबल नहीं है, एक निकालेंगे तो दूसरी जगह हो जाएंगे। तो हमारे वो आए थे कैंप में 72 आवर्स में 3 दिन रहे। इसमें हम अलग अलग डाइट, जूसेस वगैरह फॉलो करवाते हैं पेशेंट को। इसमें पंचकर्मा भी रहता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट रहता है। उनका 3 दिन बाद वो चीज़ बिल्कुल गायब होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द हीलिंग माइक के आज स्पेशल एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जब भी आयुर्वेद का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, दादी के नुस्खे, हल्दी वाला दूध, खांसी में तुलसी का काढ़ा। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद सिर्फ दादी नानी का नुस्खा नहीं है, ये एक साइंस है, एक जीवन शैली है। तो इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतविंदर, श्री गंगानगर, राजस्थान से। ये एक ना सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं बल्कि आयुर्वेदिक के पुराने ज्ञान को नए जमाने के साथ शेयर करने का काम भी कर रही हैं। तो डॉक्टर सतविंदर पिछले 5 साल से आयुर्वेद की फील्ड में काम कर रही हैं और ये कंप्लीट आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, लेकिन हिम्स हॉस्पिटल में ये कैंसर स्पेशलिस्ट पेशेंट्स पे काम कर रही हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर सतविंदर का। स्वागत है आपका डॉक्टर सतविंदर हमारे आज के हेल्थ पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो डॉक्टर सतविंदर, हमें सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद, जैसे आज का हमारा टॉपिक भी है कि आयुर्वेद के लेके लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि देसी नुस्खे हैं या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, आखिर आयुर्वेद क्या है और क्या नहीं? ठीक है, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि आयुर्वेद को सिर्फ घरेलू नुस्खा माना जाता है, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का मतलब ही होता है, आयुर मतलब लाइफ, है ना, और वेद नॉलेज या साइंस, ऐसा साइंस जो हमको लाइफ दे ना, साइंस ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप मान के चलोगे, अगर 99.99% आयुर्वेद है तो 0.01% घरेलू नुस्खे, ठीक है। वो सिर्फ इतना ही है, बाकी जो आयुर्वेद बहुत वर्ष है, बहुत उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली में आयुर्वेदा कहाँ से है ना, वो कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, लोगों को ये तक नहीं पता, ठीक है। उनके जो मन में है कि लाइक एक आस्था है ना, एक मिथ है कि आयुर्वेदा सिर्फ दालचीनी, तुलसी, है ना, इन तक ही वो चीज़ सीमित है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो हमारे जो ओरिजिन रहता है, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी आयुर्वेद आया कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ, ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, है ना। जब ये जो हमारा आयुर्वेद है 5000 साल पहले, ठीक है, इतना पुराना है। और उस टाइम क्या हुआ था कि जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोगों को डिजीज़ हो रही थी, डिजीज़ से लोग मर रहे थे, ठीक है, उनसे धीरे धीरे करके वो मर रहे थे, प्लस साथ में अलग अलग डिसऑर्डर हो रहे थे, लाइक स्किन डिसऑर्डर हो रहा था। तो उस टाइम क्या है, लॉर्ड ब्रह्मा के पास प्रॉपर आयुर्वेद का ज्ञान था। उन्होंने सोचा कि मुझे इस ज्ञान को धरती तक कैसे लेके आना है। तो उस ज्ञान को वहाँ तक लाने के लिए उन्होंने प्रॉपर एक सीक्वेंस बिठाया, ठीक है। और उसको ताकि जो जितने भी इंसान हैं वो सब रोग मुक्त रहें, हेल्दी रहें और लंबे टाइम तक जिएं, ठीक है। जो लॉर्ड ब्रह्मा ने जो अपना जो फर्स्ट है जो ज्ञान है वो दक्ष प्रजापति को दिया, ठीक है। दक्ष प्रजापति के बाद में वो आया अश्विनी कुमार, जिसको हम फर्स्ट देव चिकित्सक भी बोलते हैं, ठीक है। देव चिकित्सक मतलब जब भी किसी देवता को, जिसमें आपने हमारे अलग अलग शास्त्रों में भी प्रमाणित है ना, जैसे कि दक्ष प्रजापति का भी सर दो धड़ से अलग कर दिया था, उनको जोड़ा था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और उन्हों से जो है ज्ञान आगे आया भगवान इंद्र के पास में, ठीक है। भगवान इंद्र के बाद में वो जो ज्ञान है हमारे ऋषियों तक
ठीक है। अलग अलग ऋषि, जैसे हमारे चरक संहिता में अलग ऋषि हैं, सुश्रुत में अलग है। चरक में जैसे मैं बात करूं तो आचार्य भारद्वाज जी, ठीक है, उनके द्वारा वो चीज़ रची हुई है। जो सुश्रुत जी की बात करूं तो उनके द्वारा धन्वंतरी जी के, आपने उन समुद्र मंथन का भी नाम सुना हाँ, होगा। मैंने वही, हाँ। हाँ जी, उसके बाद में ये चीज़ ओरिजिन हुई और आगे जाके हमारी अलग अलग संहिताएं चरक, सुश्रुत, वाग्भट ऐसे लिखे गए हैं। ओके। हाँ जी। तो जो लोग आयुर्वेद को सिर्फ दादी नानी के नुस्खे मानती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब क्या वो सही मानते हैं इस चीज़ को? हमने बचपन से जो चीज़ देखी है, जो चीज़ सीखी है, क्योंकि हम बचपन से अगर कोई बुखार हो गया है ना तो आप ये काढ़ा तुलसी का पी लो ना, बट उनको पीछे साइंटिफिक रीज़न नहीं पता। हाँ। और वो चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आजकल हम सोशल मीडिया पे जाते हैं ना, अलग अलग जितने भी आजकल बच्चे और यंगस्टर होते हैं, स्किन केयर के लिए अलग अलग लेप देखते हैं, बालों को कैसे ग्रो करना है, हेल्दी कैसे करना है। तो वो एक साइंस नहीं है, वो एक लॉजिक है छोटा सा, वो एक हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं अगर मैं बात करूँ तो, बट वो प्रॉपर आयुर्वेदा को अपने नहीं कवर कर सकते उसमें। आयुर्वेद बहुत वर्स है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेदा में भी हमारे अलग अलग अंग रहते हैं, ठीक है। अंग मतलब आप जैसे मॉडर्न के हिसाब से आपको अगर हड्डियों का कोई प्रॉब्लम, बोन्स का कोई दिक्कत है तो आप किसके पास जाओगे? ऑर्थो के पास। हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम इंटरनल है, कोई सर्जरी का कुछ है तो सर्जन के पास जाएंगे। आपको कोई लेडीज से रिलेटेड हार्मोन्स प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी इशू आता है, आप किसके पास? गायनियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। वैसे बच्चों का क्या है? पीडियाट्रिक्स। एक्चुअली में ये हमारे आयुर्वेदा में पहले से मेंशन है। हमारे आयुर्वेदा में 8 अंग है जिनका नेम होता है काय, शालाक्य, शल्य, भूत, विष और कुमार, रसायन और वाजिकन। ये प्रॉपर 8 अंग है। इसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे के पैदा होने से पहले, जैसे कि जब उसका लेडीज का प्रेगनेंसी होता है, उसके बाद में बच्चा जब पैदा होता है, आफ्टर उसके क्या डिजीज हो सकती है वो उसमें सब मेंशन है। उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सब वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने जो 8 अंगों की बात करी, तो क्या आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं थोड़ा आसान भाषा में, ताकि हमारे व्यूअर्स समझ पाएं? हाँ जी, ज़रूर। 8 जो अंग है उसमें सबसे पहले आता है काय। काय यानी कि आपका पूरा बॉडी। अब बॉडी में कितने डिजीज़ हो रहे हैं, फिज़िकल भी हो रहा है, मेंटली भी हो रहा है ना, वो दोनों डिजीज़ का जो सिम्पटम्स है, जो ट्रीटमेंट है, वो सब हमारे मेंशन है वहाँ पे। जैसे फीवर हो गया, फीवर कितने टाइप का हो गया, है ना? स्किन डिसऑर्डर हो गए, सोरियासिस हो गए, एक्जिमा हो गया, अलग मल्टीपल डिजीज़ है ना, तो उसका सब कुछ वहाँ पे एक-एक चीज़ मेंशन है। उनके रोग से लेके, उसके निदान से लेके एक प्रॉपर पैथोजेनेसिस मेंशन है वहाँ पे। और दूसरा अगर मैं बात करूँ, शालक्य में क्या होता है? ईएनटी यानी ईयर, नोज़, थ्रोट, है ना? प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजी, है ना? इसमें पहले की यहाँ तक कि आपके दाँत की छोटे-छोटे रोग से लेके आपके आइज़ के रोग, आपके नोज़ के क्या रोग है, वो सब वहाँ पे मेंशन है, सब मेंशन है, ठीक है? जैसे आजकल टॉन्सिल्स का बड़ा हो रहा है, बच्चों में, बड़ों में टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, वो चीज़ वहाँ मेंशन है, ठीक है? उसका निदान क्या है, उसको ठीक कैसे करेंगे ना, आप ये सोचो 5000 साल पहले वो मेंशन, और स्टिल आजकल वो चीज़ कॉमन हो चुकी है, बिल्कुल, ठीक है? और उसके बाद आता है शल्य। शल्य आप जानते ही हैं, आचार्य सुश्रुत जी, है ना? इंडस्ट्री में आजकल के कॉमन हो चुका है, प्लास्टिक सर्जरी है। लेकिन ये आए कहाँ से हैं? हमारी संहिता से आई है, ठीक है? जिसमें एक तरह से नेज़ल कंस्ट्रक्शन, है ना? राइनोप्लास्टी इसको बोलती हैं, ठीक है? और इस टाइम में क्या होता है, कोरिया सबसे बड़ा हब है इस चीज़ के लिए। हर एक दूसरा जो है प्लास्टिक सर्जरी के, और अभी तो बॉलीवुड में भी ये चीज़ हो चुकी है, बहुत कॉमन हो चुकी है ना? उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी, प्लस साथ में क्या है कि जब हमारी पहली बार जब मॉडर्न के हिसाब से सर्जरी फेल हो गया था, जब इन्होंने करा था, तब इन्होंने हमारी संहिता ही उठाई थी और उसको देख के बहुत सारे उसमें चेंजेस भी करे थे। मतलब जो सर्जरी है वो भी आयुर्वेद का पार्ट आयुर्वेद का पार्ट है ना, और लोगों को ये चीज नहीं मालूम कि लोग सोचते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा पाउडर चूरन दे दो बस आप ठीक हो जाओगे, बट ऐसा है ही नहीं, ठीक है? और साथ में क्या होता है, जितने भी हमारे इसमें बोन से रिलेटेड, जैसे फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, डिसलोकेशन, जो आजकल लोग जिम में जाते हैं, डिसलोकेशन नॉर्मली हो जाती है, ठीक है? तो वो चीज कहाँ मेंशन है? आयुर्वेदा में मेंशन। कौन कौन सी बोन का हो सकता है वो कहाँ मेंशन है? आयुर्वेदा में मेंशन है, ठीक है? प्लस साथ में क्या होता है कि जैसे बैंडेज बांधते हैं, ये मैं आपको बड़ा अच्छा चीज बता रही हूँ, ठीक है? बैंडेज बांधते हैं, कोई भी रोग है, हाथ का है तो उसमें बैंडेज अलग बांधी जाती है, सर का रोग है बैंडेज अलग वे से बांधी जाएगी। ये आया कहाँ से है? आयुर्वेदा से, ठीक है? और इसमें क्या करते हैं, जैसे आजकल क्या करते हैं, बीएमएस या फिर जो एमबीबीएस होते हैं, उनको डाइसेक्शन के लिए डेड बॉडी चाहिए होती है, ठीक है? इसको आयुर्वेद में एक टर्म है योगन सूत्री है, मतलब डेड बॉडी को कैसे जैसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने से पहले हमें एक्चुअली ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमारा मसल्स कौन सा है, हमारा हार्ट क्या काम करे ना, उसका ओरिजिन कहाँ है, वो सब देखते हैं, उसमें नाड़ियाँ कौन सी हैं, वो सब देखना पड़ता है। तो पहले के टाइम में ये योग्य सूत्रीय में बता, उसमें छोटे छोटे ना फ्रूट्स बताए हैं,
जो फ्रूट्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते थे। फ्रूट्स पे फ्रूट्स के एक्सपेरिमेंट से कटहल हो गया, उस पे एक्सपेरिमेंट हो गया छेदन का, मतलब उसको कैसे स्क्रैपिंग करेंगे, उसको काटेंगे कैसे, वैसे सिमिलर बॉडी पे करते थे। ठीक है, तो ये अलग छोटे छोटे मांस होते हैं, कच्चा मांस जिसको बोलते हैं ना। पहले के टाइम में उसको कैसे सीलते हैं, ठीक है, सीलना सिखाया गया है, जैसे आजकल करते हैं हम सूचस लगाते हैं, ठीक है, वो चीज़ हमने बड़ी अच्छी बताई है वहाँ पे। हर एक अलग अलग ऑर्गन में जैसे होगा सिमिलर, उन्होंने फ्रूट्स पे बताया है, सब्जियों पे बताया, उन्होंने मांस के छोटे छोटे टुकड़ों पे बताया, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे अपने विष की, जिसको टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। विष में क्या होता है कि जैसे जो आजकल हम इसको ड्रग, जैसे बहुत सारे केसेस आ गए, ड्रग एडिक्ट केस होते हैं, ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस साथ में क्या होता है, जब पहले के टाइम में क्या था, राजा महाराजा होते थे, अब किसी कोई राजा इतने बड़े देश का या उनकी वो संस्था है प्रॉपर, है ना, तो लोग क्या करते थे, मुझे वो चीज़ गद्दी चाहिए उसकी, तो उस टाइम में क्या होता था कि वो क्या काम करते थे, विष के जरिए उस राजा को मरवाते थे। बट अब राजा को तो पता है कि खाने में जहर हो सकता है, तो उनके पास तो ऐसा कुछ औजार था नहीं कि मैं चेक कर लूं, आज पद्धति से अलग अलग केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं। तो करते क्या थे, अग्नि परीक्षा करते थे। अग्नि में अगर है तो उस खाने को पहले अग्नि में डालते, उसका कलर चेंज होता था अग्नि का, उस जो अग्नि उसका कलर चेंज, उसमें साउंड चेंज आते थे, उसमें आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता था, तो उनको पता चल जाता था कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें जहर मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा, ये जो आजकल हम किचन में खाना बनाते हैं, उससे वो आया कहाँ से है, इसको पाकशाला बोलते हैं, और वहां से आया, वो वहां से हमारे वहां से लिया गया, अगध तंत्र से लिया गया। और इसके बाद में क्या होता है, प्रॉपर भूत विद्या। भूत का मतलब लोग समझते हैं जो आजकल ये होते हैं, वो भूत नहीं है। अच्छा। भूत मतलब बैक्टीरिया, वायरस, है ना। हम हवन करवाते हैं, हवन क्यों करवाते हैं, उसमें कपूर हो गया, अलग अलग ऐसी मतलब कि हर्ब्स होगी, चंदन हो गया, कि वो डालते ताकि आसपास का एनवायरनमेंट फ्रेश हो जाए, जो बैक्टीरियन है वो आसपास के मर जाए, ठीक है। तो वे नॉर्मल जो हम बोलते हैं कि हवन करवाना चाहिए, क्यों, हम इसीलिए करवाते हैं। वही, किसी को लॉजिक किसी को नहीं पता, पर सब भेड़चाल चल रहे हैं। आसपास का अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वहाँ के बैक्टीरिया मरेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ का एयर साफ होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, आपके लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा ना, फिजिकल एक्टिविटी और बढ़ती है उस चीज में। उसके बाद में आप बात करूंगी इसके बाद में कुमार की। कुमार मतलब जिसको पीडियाट्रिक्स हम आजकल बोलते हैं, बच्चों का जो डॉक्टर होता है। बच्चों में ना बड़े अच्छे संस्कार बताए हुए हैं, 16 टाइप के संस्कार में क्या होता है, हाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद में क्या होता है, उसका नामकरण कैसे करना है, 11वें दिन करना है ना, 100वें, जिसमें अलग अलग डेट मेंशन है, ठीक है, उसमें नामकरण करना कैसे ये तक बताया हुआ है उसमें, ठीक है। वही आज थोड़े मॉडर्न तरीके से जो लोग फॉलो करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, सेम उसमें वही एक प्रथा होती थी प्रॉपर, है ना, उसको फॉलो करते थे, उनका क्राइटेरिया होता था। उसके बाद में बच्चों को निकालना कैसे, निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं, बच्चे को हर तीसरे चौथे महीने में बाहर निकालना, जो अभी पैदा हुआ है बच्चा। उसके बाद में अन्नप्राशन, मतलब खाना कैसे खाना है, उसको फल इंस्ट्रक्शन, फल कैसे देने हैं, ठीक है, एक प्रॉपर संस्कार थे, 16 संस्कार, है ना। तो हम उसको फॉलो करवाते, जो हेल्थ, जो पहले की हेल्थ थी और अब की हेल्थ में डिफरेंस देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। वो आया कहाँ से है, यहीं से आया है कि बच्चे के स्टार्टिंग से, जो हम आज बात कर रहे थे ना कि बच्चे को क्या सिखाना चाहिए आज के टाइम में और पहले के टाइम में बच्चे कैसे, पहले गुरु शिष्या परंपरा होती थी, तो उसमें वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे, वो उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करते, लाइफस्टाइल को चेंज करते थे। आजकल तो पढ़ाते ही कुछ और है, पढ़ाते ही कुछ और है, वो नहीं पढ़ाते जो पढ़ाना चाहिए। भी कहाँ है, बच्चे भी उस चीज से बिल्कुल कट जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है, ठीक है। कुमार के बाद में हम बात करेंगे गायनी डिपार्टमेंट, जिसको गायनी ओप्स बोलते हैं, ठीक है, हमारे में, ठीक है। उसमें इसी में ही वो चीज़ इंक्लूड करी, जिसमें क्या होता है ना, हमारे वहाँ पे मेंशन है मूड खराब, जो मॉडर्न के हिसाब से, जैसे किसी में प्रेगनेंसी है, ठीक है, वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, माल इतने से वो जो बच्चा अपनी लोकेशन पे नहीं है, ठीक है, उसका लोकेशन प्रॉपर वहाँ पे नहीं है, प्रेजेंटेशन उसका ठीक नहीं है, ठीक है, वो चीज़ पहले से मेंशन, हम एक्सरा करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड होती है, क्यों करवाते हैं, चेक करने के लिए बेबी कैसा है अंदर, तो वो चीज़ उन्होंने बताई हुई है वहाँ पे। एक टर्म है मासा अनुमासिक वृद्धि, 9 महीने में, हर एक महीने में बच्चा क्या ग्रोथ करेगा, पहले महीने में क्या ग्रोथ है, सेकंड मंथ में क्या ग्रोथ है, थर्ड मंथ में क्या ग्रोथ है, ठीक है। जैसे अब आजकल तो अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कितना ग्रो हुआ, क्या हुआ। पहले के टाइम में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती थी फिर कैसे देखते थे, वो नारी परीक्षण प्रभा के जो आचार्य इतने सिद्ध थे, वो फिजिकली देखने के बाद उनको ये पता चल जाता कि ये जो है बेबी कितने महीने का है, ठीक है। उन्होंने ये तक बताया कि हर एक महीने में बच्चे का, हमारे एक अवस्था आती 2 हृदय अवस्था, जिसमें मम्मी का जो हार्ट है वो भी काम करता है और बच्चे का हार्ट भी काम करता है, वो उन्होंने 3rd मंथ बताया,
ठीक है, तीसरे महीने में, ठीक है। उन्होंने ये छोटी छोटी चीजें की एक जो है बेबी वो पुत्र होगा, पुत्री होगी या ट्रांसजेंडर, ये तक उन्होंने मेंशन करा है वहाँ पे। ओके, हाँ, पहले से ही पता लग पहले जाता से है। ही पता चल जाता है उसमें वो सब। और हर एक मंथ में उन्होंने ना वो भी बताया कि आपको हर मंथ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब मेंशन है उसमें, ठीक है। उनका खाना पीना वो सब चीज़ें। और नॉर्मल आजकल हम करवाते हैं कि बेबी का अल्ट्रासाउंड करवाने के, बेबी अपना सही पोजीशन पे है नहीं है, उन्होंने पोजीशन तक बताई है, फीटस की प्रेजेंटेशन बताई है कि फीटस बॉडी में इस पार्ट में ऐसे रहेगा। और सिर्फ नाड़ी परीक्षण से, नाड़ी परीक्षण से, बॉडी के एग्जामिनेशन, जो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल करे थे, लोग कहते हैं ना कि ऐसे ही है आयुर्वेदा, वो हाँ, ऐसे नहीं आया, उन्होंने बहुत। क्लिनिकल ट्रायल करे, वो चीज़ ऑब्जर्व करी है, ठीक है, तब जाके उनको पता चला कि इतने महीने में ये चीज़ हो रही है, इतने महीने में ये कुछ हो रहा है, वो सब वहाँ पे मेंशन है। मतलब वो- आज के टाइम में जो मॉडर्न जो भी चीजें हो रही हैं वो ऑलरेडी इतने सालों पहले लिखी है। जा चुकी है। वो लिखी कैसे, आप खुद सोचिए, वो चीज एक्सपेरिमेंट हुई होंगी तभी तो लिखी तभी है वो, लिखी है, हाँ। है ना। हमारा जो खुद का ग्रंथ है उसमें सब चीजें मेंशन है, ठीक है। हम मॉडर्न के हिसाब से अब नए नए एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं, वो लोग ऐसे हो गया, अबॉर्शन हो गया आजकल, है ना, अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, ये आया कहाँ से है, इसी को आयुर्वेद में गर्भपात गर्भस्राव बोलते हैं, ठीक है। जब वो चीज कहाँ से आई है, वहीं से आई है। अगर आप एक एक श्लोक बोलोगे ना, वो श्लोक मेंशन है विद उनका रेफरेंस, ठीक है। अगर प्रमाण की लोग बात करते हैं तो वो प्रमाण भी है हमारे पास, प्रमाण भी है, प्रमाण भी है, मतलब और एविडेंसेस, साइंटिफिक रिसर्च, Scientific सब कुछ research आयुर्वेद है, में भी अवेलेबल सब है कुछ अवेलेबल है कि इजीली कोई भी इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर जब तक आप आयुर्वेद को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको नहीं पता कि आयुर्वेदा में क्या है। हम समझते हैं कि आपने जाके किसी को दिखाया, डॉक्टर ने 2 गोली दे दी, वो आयुर्वेद है, बट एक्चुअली अंग तो आपने कभी सुने ही नहीं सुने ही होंगे, नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं कि इसमें ये चीजें है ना। और उसके बाद रसायन और वाचिकन, तो मैंने आपको पहले भी समझाया है ना कि कहीं ना कहीं रसायन जो हमारी बॉडी को, आजकल जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें हम रसायन चिकित्सा करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी डिजीज के कारण क्या होता है, उनका जो बॉडी वेट है वो लूज होने लग जाता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उनको फास्टिंग पे भी रखते हैं, तो उसके कारण भी होता है, तो उन्होंने रसायनम चिकित्सा करवाते हैं। तो एक तरह से बॉडी की जो धातु होती है, जो एक तरह से बोलें कि लोकल लैंग्वेज में बोलो कि बॉडी को जो स्ट्रेंथ देना, हम वो एज अ मेडिसिन भी देते हैं, उनके खान पीन में बदलाव से भी देते हैं। और ऐसे ही वाजिकन का मैं बता चुकी हूँ, वाजिकन जो सेक्सुअल प्रॉब्लम पे है ना, जितने भी पोटेंशियल पे काम करता है, वो वाजिकन हमारा डिपार्टमेंट करता है। हाँ जी। आयुर्वेद को साइंटिफिक क्या बनाता है, मतलब क्या बेस है इसका साइंटिफिक? आयुर्वेदिक ना हमारा ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन एक चिकित्सा पद्धति है बहुत पुरानी, ठीक है। अगर हम आज की बात करें, जैसे मॉडर्न में क्या होता है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट होते हैं, एविडेंस होते हैं, हमारे आयुर्वेदा में ऋषियों के द्वारा है ना ये सब करे हुए हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करिए, ट्रायल करें, देन उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि हमारे मेडिसिन का भी एक अलग डिपार्टमेंट है, उसमें भी मेडिसिन का डोज क्या रहेगा, वो सब क्लिनिकल ट्रायल के बाद में ही वहाँ पे लिखा गया। मेडिसिन किस फॉर्म में देनी है, उसको आपको पाउडर फॉर्म में देना है, उसका वटी बनाना है ना, वो चीज़ कैसे पानी में मिक्स करके देनी है, बच्चे को कैसे देनी है, बूढ़े को कैसे देनी है, वो सब मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, मतलब आयुर्वेद में भी पीछे साइंस पूरा मेंशन्ड है, पूरा है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जो आज के मॉडर्न में हमारा स्किन की लेयर कितनी बताई है, 7 लेयर्स। हाँ जी, 7 लेयर्स है। तो पहले के टाइम में आचार्य को कैसे पता है ना, उन्होंने 7 लेयर कहाँ से, अगर आप आज भी सुश्रुत संहिता उठाएंगे, चरक संहिता उठाएंगे, उसमें वो चीज़ मेंशन है, ठीक है। और उन्होंने कैसे करी, उन्होंने वो क्लिनिकल ट्रायल करे थे। पहले के टाइम में क्या होता था, जब भी कोई इंसान मर जाता था, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को एक चलती हुई कोई भी नदी जिसमें बहाव चलता हुआ है, ठीक है, वो रुकी नहीं है, बिकॉज उनको ऐसा था कि डेड बॉडी सड़नी नहीं चाहिए, उसमें उसको प्रॉपर कवर करते थे पत्तों से, करने के बाद उसको बांध देते थे। बांधने के बाद में एक मूंज नाम का एक प्लांट है, उससे कहते स्किन को उनकी इतनी आपने बोल सकते कि उनकी दृष्टि इतनी ज़्यादा वो थी, उन्होंने स्किन की लेयर को खुरेद के 7 लेयर उन्होंने तब मापी थी, और वो हमारे प्रॉपर आयुर्वेदा में मेंशन है। उसका प्रमाण क्या है, मतलब वो कितना डीप है स्किन, उसका प्रमाण क्या है, कितनी मोटी लेयर है, जिसको आज हम अलग वे में देखते हैं मॉडर्न में, है ना, वो सब वहाँ पे मेंशन है। मतलब पहले से ही ये मेंशन था, जो आज हम सुनते हैं। हाँ, और उनका डिजीज क्या है, लाइक हर एक स्किन में मल्टीपल डिजीज होती है, सुपरफिशियल है तो अलग होगी, डीप है तो अलग होती है, वो सब मेंशन है वहाँ पे। हाँ जी। तो आयुर्वेद, जो मैंने सुना है कि आयुर्वेद जो है वो सिम्टम्स पे नहीं बट बीमारी के कारण पे काम करता है, हाँ तो जी। ये कितना सच है?
हाँ जी, ये जो आयुर्वेद है हमेशा जितना भी हमारे यहाँ पे डिजीज़ होती है, डिजीज़ होती क्यों है पहली बात तो, है ना? कि हमारे आहार विहार से, हमारी डाइट से, लाइफ़स्टाइल से, है ना? अगर हम उसको बैलेंस नहीं करते, मेंटेन नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या होता है या जो भी है XYZ वो बीमार हो जाएगा। बट पेशेंट क्या कहता है, आजकल मेरे पास जितने भी मैं कैंसर पेशेंट को देखती हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मल्टीपल कि डॉक्टर साहब हमको ना 2 साल पहले कैंसर हुआ था और वो चीज़ रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट आई, ब्रेस्ट में था, अब आगे जाके उनको लिम्फ नोड में आ गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड में, उनके लंग्स में वो चीज़ स्प्रेड होगी, बोन्स मेटास्टाइज करेगी, है ना? तो वो कहते हैं हमने तो इलाज करवाया था उस टाइम में, बट एक्चुअली उन्होंने कोज पे काम नहीं करा, वो चीज़ रिपीट हो गई। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, हम प्रॉपर कोर्स पे, ताकि वो चीज़ बीमारी आए ही ना वापस से, उनके विहार पे काम करते हैं, उनके खाने पीने पे काम करेंगे, उनका लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, ताकि वो डिजीज़ परमानेंट ख़त्म हो जाए, उसका टेम्पररी काम ना हो। हाँ जी। अब जैसे जो एलोपैथी या जो अगर मैं मॉडर्न साइंस की अगर मैं बात करूं, उनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना? अल्ट्रासाउंड हो गया और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो आयुर्वेद में किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस कैसे करते हैं? हमारे आयुर्वेदा में ना पेशेंट के लिए एक चरक संहिता में विमान स्थान में एक तरह से पेशेंट के लिए 10 इन्वेस्टिगेशन बताई गई है। 10? हाँ जी, 10, जिसमें प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, एक तरह से व्यायाम, मतलब आपका एक्सरसाइज आप कितनी कर सकते हैं, आप डाइजेस्ट कितना कर पा रहे हैं, आपका बॉडी का नेचर कैसा है, ये सब उसमें मेंशन है। ये मल्टीपल अलग अलग 10 टाइप की हैं। इसके हिसाब से जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता था पहले के टाइम में, जो आचार्यों ने लिखा है, तो उसके बॉडी को हम कहते हैं कि आप नाड़ी परीक्षा करवाओ। हाँ। नाड़ी परीक्षा के साथ में जब बॉडी पेशेंट आएगा गेट से, है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसकी एक तो प्रॉपर कि उसकी बॉडी का लैंग्वेज कैसे है, वो चल कैसे रहा है, ठीक है, उसके बॉडी का एक सार कैसे है, उसका फेस पे ग्लो कैसा है, उसकी बॉडी में वेन्स डोमिनेंट हो रही है नहीं हो रही, है ना, वो वहाँ पे गेट के आने से ही आप वो चीज़ एक तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है, और उसमें उसके बाद में क्या होता है, उसी के हिसाब से पेशेंट को, हमारे पास पेशेंट आते हैं मेरे पास जो आते हैं कि डॉक्टर साहब आपका जो कैंसर का ट्रीटमेंट है 21 दिन का होता है। ठीक है, हम 21 दिन का बोलते हैं प्रॉपर प्रोटोकॉल जो हमारे हैं, बट उसमें पेशेंट कहता है कि हम बोलते हैं कि ये चीज़ कम और ज़्यादा हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? जब तक हम प्रॉपर वो 10 इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। एक अष्टविध परीक्षा भी मैंशन है। अष्टविध परीक्षा में भी जैसे आपका आई कैसा है, आपका स्टूल कैसा है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आपका नाड़ी परीक्षा कैसे, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सी मूवमेंट बढ़ी हुई है, वो सब देखने के बाद ही हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और उस हिसाब से डिजीज़ का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक डिजीज़ कितनी पुरानी है ना, कईयों में एक हेड टू टो पूरा डायग्नोस करने के बाद में होता है। हाँ जी। तो जो आयुर्वेद है ये मतलब स्पेशल ये ओल्ड एज वाले लोगों के लिए है या फिर युवा पीढ़ी के लिए भी आयुर्वेद है? आयुर्वेद है वो दोनों के लिए, युवा के लिए, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी और उसके साथ में बुजुर्गों के लिए भी, ये सब मेंशन है। जो हमारा एक अलग से अंग रहता है रसायनम में शारंगधर जी ने बोला है कि जरा व्याधि नाशनम। जरा मतलब क्या होता है, बुढ़ापे को रोकना, ऐसे जो हमें जवान रखती है। और ठीक है, और साथ में क्या होता है, व्याधि यानी डिजीज फ्री, है ना, किसी भी पर्सन है उसको डिजीज फ्री कैसे करेंगे, है ना। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास में, अगर उसको कोई डिजीज है, हम उससे मुक्त करेंगे तो उसका लाइफ वैसे ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पे काम होता है। तो ये सबके लिए है? सबके लिए। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब, लेकिन आजकल जो लोग हैं, मतलब अब मैंने भी ये सुना है कि इसीलिए लोग आयुर्वेद में नहीं जाते हैं ज़्यादातर, कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है और लोगों को तो फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि आयुर्वेद स्लो है, तेज़ है, या कैसे काम करता है? आयुर्वेदा में स्लो नहीं काम करते। आयुर्वेदा में हम निदान पे काम करते हैं। आयुर्वेदा बना ही 3 चीज़ों से है, हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब कारण, बीमारी आई कहाँ से, लिंग मतलब सिम्टम्स, और औषध मतलब ट्रीटमेंट, चाहे वो वाइल्ड मेडिसिन हो चाहे वो पंचकर्मा हो। ठीक है, तो हम तीनों चीज़ों पे काम करते हैं। ठीक है, वो पैदा कहाँ से हुई तक उसका आखिरी तक क्या रहेगा, वो सब एक शेड्यूल हमारा बनाया होता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर हम मॉडर्न में जाते हैं, तो अगर आपको कोई बुखार हो रहा है, ठीक है, तो उनके पास एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, आपने पीसीएम पकड़ लिए, लेकिन बुखार आया किस वजह से है, मे बी पेशेंट लंबा सफ़र करके आ रहा है, ट्रैवलिंग के कारण आ रहा है, या उसको कोई ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है ना, या उसको इंडाइजेशन के कारण हो रहा है ना। ऐसे सिमिलरली मैं हेडेक की बात करूँ तो हेडेक भी मल्टीपल रीज़न है। किसी को माइग्रेन हो सकता है, किसी को स्ट्रेस के कारण, क्योंकि जितने भी वार्ड डोमिनेट जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें स्ट्रेस के कारण भी उनका इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, प्लस साथ में क्या होता है कि इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती है ना। सिर्फ मे बी वो कोई बड़ी बीमारी के कारण सर दुख रहा हो, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ आपको हेडेक की एक मेडिसिन देंगे।
ठीक है, लेकिन उसका कोर्स क्या है, आया कहाँ से, जब तक हम उस चीज़ पे काम नहीं करेंगे वो फिर से आ जाएगा, बट वो कोई इलाज नहीं होता, वो एक तरह से उनकी बीमारी के ऊपर काम नहीं करा, वो एक तरह से जो हमें दिखा उस पर हमने मेडिसिन दी और वो ठीक हो जाएगा कुछ समय के लिए, बाद में वो फिर एग्रीवेट होगा, वो इन फ्यूचर में क्या होता है दोष और कुपित होते हैं, वो डिजीज़ उससे बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो हम इस पे काम करते हैं। तो आपने कभी देखा, जैसे अभी आप ऑलरेडी हिम्स हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, तो ऐसी कोई पेशेंट जिसमें रिलीफ बड़ा जल्दी देखने को मिला हो, मतलब आपने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, अभी आप कैंसर पेशेंट्स पे भी काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में पेशेंट्स को रिलीफ दिखना शुरू हो जाता है? अच्छा, मेरी एक पेशेंट है हबीमा बेगम करके, बेसिकली वो है तो पाकिस्तान से लेकिन अभी वो यूके रह रही है। जब स्टार्टिंग में आई, लाइक उनको ऐसे था कि उनको है मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, एक तरह से जितना भी मसल मास है वो कम हो जाता है ना, इतना रिफ्लेक्सेस नहीं रहते मसल्स, है ना, तो मसल्स अच्छे से काम नहीं करती। पेशेंट थी बिल्कुल व्हील चेयर पे, ठीक है ना, वो उसको एक केयर टेकर रखनी पड़ रही थी, वो सुबह से उसको बिठाती थी, स्टिल उसको वॉक करवाना, खुद से कुछ भी काम नहीं करती। और उसने उस टाइम जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई तो वो स्टिल रोने लगी थी, उसको मैंने चुप करवाया, ठीक है, और उनसे मेरी बात हुई, उसको धीरे धीरे करके लगभग उनका हो गया मार्च लास्ट में वो मेरे पास पेशेंट आए थे, मुझे लगता है 2.5-3 महीना हो गया, तब से उनका मेडिसिन चल रहा है, ठीक है, और स्टिल उनके पास में मेरे पास 3 दिन पहले की ही बात है, हालांकि इतनी पुरानी नहीं है, कहते उनको, क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट है स्टिल बैठा रहे, वो उनको चाहिए बाई बर्थ, वो बचपन से थी, ठीक है, उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका यूरिक एसिड, उनका बीपी, उनका शुगर, उसके मेन प्रॉब्लम के साथ में चीज़ मल्टीपल थी। लेकिन उसने जब मुझे मैसेज करा, डॉक्टर साहब मेरा बीपी कम हो गया, मुझे मेडिसिन की नीड नहीं होती, मेरा शुगर मेंटेन हो रहा, मेरा यूरिक एसिड कंट्रोल हो रहा, यूरिक एसिड नहीं, मुझे उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम बहुत थी, मुझे अच्छे से नींद आ रही डेली बेसिस पे, और उनको फाइब्राइड्स का भी प्रॉब्लम था। अभी 30 दिन बाद मतलब उसको प्रॉपर पीरियड्स आ रहे हैं, है ना, स्टिल उनके मैसेज मेरे पास है। मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई पेशेंट जो 1 घंटा भी नहीं बैठ सकती थी, अभी वो 1.5 से 2 घंटे सिर्फ व्हील चेयर पे बैठ रही है, मतलब बैठ जाती हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कोई जैसे हिम्स में आप ऑलरेडी अभी भी काम कर रहे हैं, तो और कोई पेशेंट अपार्ट, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ऑफ कोर्स इसमें टाइम लग सकता है, और जो भी आपने बताया मसल्स की प्रॉब्लम थी, कोई और डिजीज जो आजकल बहुत कॉमन हो और बहुत जल्दी ठीक हुई हो? आजकल जो कॉमन है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, इसमें शुगर हो गया, थायराइड हो गया, है ना, और बीपी है, बहुत कॉमन। हाँ, दूसरे बंदे को हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हमारा एक कैंप रहता है 72 आवर्स का, ठीक है, जो क्या होता है एक तरह से रिवर्सेबल है, जो डिजीज़ है उसको कैसे रिवर्स करना है। अभी मल्टीपल पेशेंट होते हैं जो काफ़ी टाइम से ऑन मेडिकेशन होते हैं, ठीक है, उनका मेडिकेशन तक बंद हो गया, अगर उन्होंने प्रॉपर अपना डाइट फॉलो करा है, उन्होंने प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करा, तो उनकी वो मेडिसिन तक छूट गई है, और बिना मेडिसिन के उनका जो बीपी है, उनका जो शुगर है बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ तक कि इंसुलिन वाले पेशेंट्स भी बिल्कुल नॉर्मल विदाउट इंसुलिन अपना सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब 3 दिन में सिर्फ इंसुलिन छूट जाती है। हाँ, हमारे ना एक और है अश्वनी उपाध्याय जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उनके मल्टीपल गांठे बन गई थी चेस्ट पे। हाँ, ये मैंने शायद एक यूट्यूब की वीडियो में मैंने देखा, हमारे वेबिनार में भी उनका वीडियो दिखाते हैं। उनमें क्या होता है कि वो गांठे, क्योंकि गांठे मल्टीपल बन गई तो उसका ऑपरेशन वैसे भी पॉसिबल नहीं है, एक निकालेंगे तो दूसरी जगह हो जाएगी। तो हमारे वो आए थे कैंप में 72 आवर्स में, 3 दिन रहे। इसमें हम अलग अलग डाइट, जूसेस वगैरह फॉलो करवाते हैं पेशेंट को, इसमें पंचकर्मा भी रहता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट रहता है। उनका 3 दिन बाद वो चीज़ बिल्कुल गायब होगी, एक तरह से बिल्कुल कम हो गई थी, ठीक है। तो दिस शोज कि आयुर्वेदा जो है वो स्लो काम नहीं करता। इसका एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगी। नॉर्मल अगर कोई इंडाइजेशन का पेशेंट भी मेरे पास आता है, त्रिकटु है, बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, हिंगवष्टक चूर्ण है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें हमारे मल्टीपल मेडिसिन होती हैं, जैसे हम जो मैं देती हूँ, ठीक है, शंखपुष्पी हो गया, ब्राह्मी हो गया, ये मेडिसिन अगर आप कंटिन्यू 1 से 2 हफ्ता भी लोगे तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। ठीक है, तो जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं वो प्राकृतिक और सुरक्षित होती हैं, तो क्या इनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? आयुर्वेद की मेडिसिन से डेफिनेटली प्राकृतिक होती है, बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, और सुरक्षित भी है। बट अगर कोई भी चीज़ है, हमारे आयुर्वेदा में चरक संहिता में भी सूत्र स्थान में चीज़ मेंशन है, अगर आप कोई भी अमृत है, ठीक है, अगर कोई अमृत है, अगर आप उसको एक्सेसिव फॉर्म में लोगे तो वो भी एक जहर की विष की तरह काम करता है। बट अगर एक विष को भी अगर आप अच्छे से लोगे तो वो एक अमृत के समान काम करता है। वही बात, अगर एक्सेसिव डोज में लोगे तो वो शरीर को खराब करेगा, है ना। तो नेचुरल तो है, लेकिन आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो एक बार एक फिजिशियन प्रॉपर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी सलाह से आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो बॉडी में खराब करेगा। ओके, हाँ, मतलब डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो जो आयुर्वेद है क्या बच्चों के लिए भी जरूरी है? अगर यस
तो मतलब बच्चों को हम कैसे आयुर्वेद दें? बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद आज के समय में। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारा बेस नहीं बनता, जब तक हमारा जो बच्चे हैं हमारे वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, वो उनका लाइफस्टाइल, उनका दिनचर्या उस अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, इन फ्यूचर में उनको मल्टीपल प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी बच्चों में क्या होता है कि जो आजकल मैं बच्चे देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, लेट नाइट बैठे रहते हैं, ओवर स्क्रीन टाइमिंग उनका रहता है, चश्मे भी लग गए हैं छोटे-छोटे बच्चों चश्मे को। भी लग गए हैं उनको, है ना। बट उनमें कोई रीज़न नहीं है ना। ना उनके पेरेंट्स को लगा, अपने पहले क्या कहते थे, पेरेंट्स को लगा तो बच्चे को लगेगा, बट बच्चों को आजकल लगेगा, क्या हुआ है ना, आजकल तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। अपनी जो एक तरह से ये हमारी इंद्रियां होती हैं 5, है ना, इसमें हमारी क्या है, एक स्पेसिफिक जो आई साइड है, ये हमारी एक इंद्रिय है। ठीक है, अगर इसको एक्सेसिव यूज़ करेंगे या बिल्कुल गलत करेंगे तो इसका बॉडी में साइड इफेक्ट तो आएगा, विजन लॉस होगा, वो चीज़ है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को उनके स्टार्टिंग से, है ना, कि आप छोटे छोटे ऐसी चीज़ें जो बच्चों को करवा सकते हो, जैसे बच्चों का टाइमिंग सुबह शाम, है ना, कि एक प्रॉपर खाने पीने पे ध्यान देना। ठीक है, उनको जंक फूड से दूर रखना, उनको सुबह जल्दी उठाना, उनका जो रात को सोने का जो है 9-10 बजे आप बच्चों को सुला दो ताकि उनका स्लीपिंग कंप्लीट हो। जब स्लीपिंग कंप्लीट होगा, इनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है बच्चे का एक, है ना, उसके बाद में क्या होता है, जब बच्चे को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बचपन से आदत लगवाओ कि वो 1 गिलास गर्म पानी पिए। ठीक है, गर्म पानी पीने के बाद में क्या, बच्चों को आप डेली बेसिस पे नस्यम करवा सकते हो। ओके, ठीक है, नस्यम मतलब? नस्यम मतलब होता है आयुर्वेदा में, नस्यम जितने भी सिर के रोग है हमारे, ठीक है, आपको स्लीपिंग का प्रॉब्लम है, आपको सर में दर्द रह रहा है ना, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत अच्छा, उसमें हमारे अनु तेल का विधि है, एक प्रॉपर विधान दिया हुआ है। अनु तेल अगर नहीं है तो देसी घी होता है, आप उसका नस्य दे सकते हो, 2-2 बूंद डेली बच्चे को दो, बहुत अच्छा रिजल्ट रात है। को सोते हुए सोते दे दो। सुबह अगर वो जा रहे हैं काम पे, बच्चे खेलने जा रहे हैं या कोई बड़ा भी खेलने जा रहा है, कोई भी है, वो कोई भी इंसान ले सकता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही देना है, आप किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, उसका कोई टाइम नहीं है। ठीक है, वो आप कभी भी बच्चों को किसी भी टाइम दे सकते हो। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, मैंने ना एक मतलब आयुर्वेद में एक वात पित्त कफ का भी सुना है काफ़ी, तो पर वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो क्या आप थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि वात पित्त कफ क्या होता है? हाँ जी, वात के पित्त कफ जो 3 है, एक तरह से 3 पिलर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी को धारण करते हैं। ठीक है, हमारा जितना भी आयुर्वेद है वो वात पित्त कफ पे डिपेंड है। ठीक है, बॉडी के 3 पिलर जो आपके बॉडी को स्टेबल करते हैं। इसमें जो आपको मैं बताती हूँ कि जो वात है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, मूवमेंट को। बॉडी में जितना मूवमेंट हो रहा है, जितने एक्शंस हो रहे हैं, वो वात के कारण हो रहे हैं। ठीक है, और जो पित्त है एक तरह से आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव फायर, है ना, कि कईयों का इंडाइजेशन हो जाता है, कईयों के बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं कि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं पित्त डोमिनेंट रहता है। ठीक है, और जो कफ है वो एक तरह से आपके बॉडी में जितने लुब्रिकेशन होते हैं, पोटेंशियल हो गया आपका, एक तरह से सैचुरेशन को बोल सकते हैं कि सैचुरेशन पे वो चीज़ एक तरह से इक्वल होती है। मॉडर्न के हिसाब से हम इन तीनों को वात पित्त कफ के हिसाब से, जैसे हमारे इनको बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, आयुर्वेदा में इनको वात पित्त कफ को प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। जो मॉडर्न के हिसाब से हम देखें तो हमारा जो प्रकृति वो क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड, है ना, हर एक बंदे का जीन क्या होता है, डिफरेंट होता है, इनका कोड डिफरेंट है। वैसे क्या होता है वात पित्त कफ हर एक बंदे का, अगर कोई भी 100 बंदा खड़ा है वहाँ पे, तो 100 के 100 अलग रहेंगे, वो मैच नहीं करेंगे कभी। ठीक है, तो यही हमें मॉडर्न के हिसाब से भी समझने को मिलता है कि उसमें वो चीज़ मेंशन और आयुर्वेदा में वात पित्त कफ मेंशन है। तो मतलब कोई कैसे पहचाने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, अगर मुझे देखना है कि मेरा कौन सा जो है दोष या कौन सी प्रकृति है, कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट है, वात है, पित्त है या कफ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे आयुर्वेदा में प्रॉपर नाड़ी परीक्षण का वर्णन किया गया है। नाड़ी परीक्षण? नाड़ी परीक्षण, जिसमें क्या होता है, जो वैद्य होते हैं, ठीक है, प्रॉपर आपकी नाड़ी चेक करते हैं, हमारे दोष हैं वात पित्त कफ में कौन सा डोमिनेंट है, आप कौन से प्रधान दोष को लेके पैदा हुए हैं, या आपके में बॉडी में चल कौन से डिजीज रही है, कौन से ऑर्गन में कौन सा दोष खराब चल रहा है, ये तक पता चल जाता है इसमें। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको चेक, इसके लिए स्पेशल एक वैद्य होते हैं जो आयुर्वेदा, जिन्होंने प्रॉपर कोर्स कर रखा है ना। आपको नियर बाई लोकेशन से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे पंचकर्मा के भी अलग अलग सेंटर, तो वहाँ पे जाके प्रॉपर अपना आप चेकअप करवा सकते हैं, आप नाड़ी परीक्षण करवा सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है तो हाँ, तो इसमें वात पित्त कफ का मैं थोड़े थोड़े सिम्टम्स बताना चाहूँगी ताकि आप उसको कोरिलेट कर सको ना। जो वात वाले जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, बड़े हाइपर एक्टिविटी वाले होते हैं, इमीडिएट रिएक्शन लेते हैं, इमीडिएट, जैसे उन्होंने अभी कोई चीज़ सीखी और 2 मिनट बाद वो भूल गए,
अच्छा, ऐसे ठीक है, भी। ऐसा भी होता है। उसके बाद में क्या होता है, इनको जितने भी डिसऑर्डर होते हैं लाइक जॉइंट से रिलेटेड हो गए है ना, बोन से रिलेटेड, बॉडी में बड़ा स्टिफनेस रहता है, नमनेस रहता है, हर काम को बड़ी तेजी से करने वाले और बड़े दुबले पतले से तीखे नैन नक्श वाले होते हैं, है ना, इनको बड़ी ठंड बड़ी लगती है इनको। Okay, जो वातज होता है। हाँ, वातज होता है, ठंड बड़ी लगती है। तो एक तरह से ना अगर ये इंसान दूर से आते हैं तो इनकी ना बॉडी में वेन्स बहुत डोमिनेट रहती है, जैसे ना जो हमारी वेन्स होती है बड़ी दूर से दिखती हैं कि हाँ ये आ रहा है, तो इसमें वातज नहीं, पर मेरी नहीं करती है आपकी नहीं है, ठीक है। और जो पित्त है, पित्त को गर्मी बहुत लगती है। ऐसे इंसान को, इनको भूख प्यास भी बहुत लगेगी, इनको पसीना भी बहुत आता है, इनको साथ में क्या होता है, इनका डाइजेस्टिव फायर भी बहुत पीक पॉइंट पे होता है, इनको हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। ये मेरे अंदर है थोड़ा सा, मैं बहुत अच्छा। खाती हूँ और मैं फास्ट नहीं रख सकती कभी भी। अच्छा, ठीक है। इनको मैं बहुत, पित्त इनका जो एक होता है ना कि डाइजेशन बहुत पीक पॉइंट पे रहता है, और कई बार तो अगर इनको कुछ नहीं मिलता, वही बात है कि इनको ये जंक फूड तक भी खा लेते हैं जो आज के टाइम में चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। और इनके ना एक तरह से ये क्या होता है, इनको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, लाइक बड़े गुस्सैल होते हैं, अगर आपसे दुश्मनी करते हैं तो लाइक तूने क्यों करा ना, अभी तुझे मैं मार दूंगा यहीं पे, इस टाइप पे इमीडिएट रिएक्शन करने वाले होते हैं। और जो वात वाला मैंने आपको बताया, गुस्सा तो करेगा 2 मिनट बाद, चल यार फिर शांत क्या हो है, तो जाएगा। चलते हैं चाय पीने, लाइक उस टाइप का इनका गुस्सा होता है, वो गुस्से वाले नहीं रहते, तो ठीक है। क्या कोई इंसान 2 हो सकता है, वात भी और पित्त भी? हाँ जी, क्योंकि मेरे वात आधे भी- सिम्टम मेरे पित्त वाले हैं, ऐसा आधे वात होता वाले है, हैं। ऐसा डेफिनेटली होता है। जो वात पित्त है, कईयों में पित्त ज्यादा होता है, कईयों में वात कफ होता है, कईयों में कफ पित्त होता है। उसमें भी ये होते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा डोमिनेंट है, आपकी रिएक्शंस कैसे हैं, ठीक है। और जो पित्तस वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको स्किन डिसऑर्डर बहुत होते हैं, एक्ने हो गए, पिंपल्स हो गए, है ना, अलग अलग स्किन का प्रॉब्लम बहुत रहता है इनको, ठीक है। और कफ और वाले? जो कफ वाले होते हैं, ये बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े, अगर किसी को इन्होंने जवाब देना है, शांति से सोचेंगे, समझेंगे, बैठेंगे, उसके बाद उसको रिएक्शन होता है इनका। अगर इनकी एक बार किसी से दुश्मनी होगा ना, ये अगर 10-15 साल पहले उसने किसी को कुछ, जैसे मैंने आपको भी बात बोली, 10 साल बाद, अरे इस इंसान ने मुझे उस टाइम ये बात बोली थी, मतलब 10 साल उसका बाद भी जो याद वैर रहे। रहता है हाँ। बहुत गंदा रहता है, ठीक है। और इनको क्या होता है, इनको गर्म चीज़ें बहुत पसंद है, ठीक है, गर्मी बड़ी पसंद होती है इनको, और ये बड़े ग्लोई रहते हैं, ग्लो रहता है स्किन पे, बड़े पोटेंशियल, बड़े ना मतलब स्थिर रहते हैं, जिसको बोलते हैं बड़े, कफ वाले। हाँ कफ वाले हैं, मतलब इमीडिएट गुस्सा नहीं करना, आराम से अपना काम करना, टाइम टू टाइम आना, पंक्चुअल अपने पूरे होते हैं ये वाले। हाँ जी, चलिए बढ़िया। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि या तो हम किसी फिजिशियन से, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से हम नाड़ी परीक्षण करा सकते हैं, पर आजकल ना, जैसे आपने भी शायद देखा होगा, मैं भी देखती हूँ, रोड पे बड़ा सा टेंट लगा के लिखा होता है देसी दवा खाना, हाँ जी। मिलिए डॉक्टर से, आयुर्वेदा इनसे, वैद्य से। तो कैसे पहचाने असली या नकली वैद्य कौन से हैं, सही डॉक्टर कौन सा है, कैसे पता चलेगा उनका? पहली बात तो जो ये एक तरह से हमारे ना इनको जो नाम दिया गया वो छदमच है, छदम? छदमच है, मतलब कि वो दिखते तो डॉक्टर जैसे एक्चुअली, बट वो होते नहीं। अगर कोई रियली में कोई अच्छा फिजिशियन है, BAMS डॉक्टर, ठीक है, वो कभी भी ऐसा बीच रोड पे वो अलग से टेंट नहीं टेंट लगा लगाएगा, के नहीं वो बैठेगा। लोगों को नहीं बुलाएगा, लोग उसके पास जाएंगे, पास, उसकी डिग्री दे के उसके पास जाएंगे ना कि हाँ ये डॉक्टर है। वही बात है कि एक दवाई जो आपको 100-200 की मिल रही है, एक दवाई वही है 2000 की। आप बताइए इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी में कितना डिफरेंस हुआ। वहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है लेकिन क्वालिटी नहीं है। अभी जो 2000 की उसमें क्या क्वांटिटी है। अब दवाई बनाने को तो हर एक हमारे यहाँ पे बनाते हैं ना, लेकिन आपको रिजल्ट किन चीज़ों से मिलता है वो डिपेंड करता है ना। ऐसे ही हमें जो भी डॉक्टर हैं अपना ना, अगर आपको कोई डॉक्टर के पास जाना है तो एटलीस्ट उनका प्रॉपर देखो कि वो BAMS डॉक्टर है और एक अच्छे लेवल पे हैं, ताकि आप उनसे करो। ऐसे ये जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास ना जो शार कर्मा के हमारे पास बड़े पेशेंट आते हैं कि हमने ना बड़े वो बंगाली बाबा से शार कर्म करवा के आए हैं हम। पायल, मैं शार कर्मा बताना चाहूँगी। शार कर्मा एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पायल, फिशर, फिस्टूला है ना, इन पेशेंट्स में करवाते हैं हम, बट वो एक्चुअली मिसगाइड हो जाते हैं कि वो बंगाली, हम तो वहाँ पे सर करवा के आए हैं, हम 10,000 में करवा के आए हैं, मैडम 20,000 में करवा के, इनको दिक्कत फिर से आ जाती है। तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं मिसगाइड होके जा रहे हैं वहाँ पे। भगंदर लिखा होता है, वो भगंदर लिखा हाँ होता जी, है। भगंदर हो गया। और एक कहीं ना सेक्सुअल प्रॉब्लम पे भी ये चीज़ होती है, बहुत तो सारे। वो मिसगाइड करते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपना डॉक्टर, आपको अपने देखना पड़ेगा कि हाँ मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ, किसके पास ना जाऊँ ना, इसका डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा कि कौन अच्छा है आपके लिए, कौन बुरा है। हाँ जी। क्या आयुर्वेद में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे भी काम होता है? हाँ जी, इसके लिए हमारे ना अलग से अंग है,
वाजीकरण, है ना। Okay. रसायन और वाजीकरण। रसायन एक तरह से बॉडी का, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो जरा और व्याधि है ना, डिजीज को और आपके बुढ़ापे को रोकता है। और जो वाजीकरण है वो पोटेंशियल, इसमें अलग अलग मेडिसिन मेंशन है साथ में, अलग अलग योग है, पेशेंट को क्या दे सकते हो। जैसे जितने भी हमारे इनफर्टिलिटी के केस हो गए, ठीक है, अगर कोई मेल है उसके स्पर्म काउंट कम है ना, या फिर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम की वो चीज़ एक्चुअली में बॉडी में वो चीज़ बन नहीं रही, ओवा नहीं बन रहा फीमेल्स में, है ना, तो उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, वो सब वहाँ पे मेंशन है। मतलब ये भी आयुर्वेद में होता है, आयुर्वेद इसका भी में, हाँ ट्रीटमेंट होता जी। है। ओके। इसके अलावा जैसे आयुर्वेद का एक सिद्धांत मैंने जो सुना था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये क्या है मतलब? आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में ना सिर्फ कोई भी बीमारी होती है उसको झटपट नहीं ठीक करते, उसमें हम उनका आहार विहार शमन और शोधन, ये चीज़ों पे काम करा जाता है। 4 प्रकार के हमारे सिद्धांत हैं। आहार मतलब होता है डाइट, विहार मतलब होता है लाइफस्टाइल, ठीक है, और शमन मतलब अगर कोई डिजीज़ आपको ज़्यादा पुरानी नहीं है, इमीडिएट हुई, अगर आप मेडिसिन से ही उसको करते हो तो ठीक हो जाएगी, बट अगर वो आपको 5-10 सालों से है तो उसके लिए प्रॉपर शोधन मतलब होता है जो अंदर जो कचरा है उसको बाहर निकाला, टॉक्सिन्स को बाहर निकाला, वो होता है पंचकर्मा के थ्रू, ठीक है। तो हम ना कि सिर्फ ये बोलते हैं कि आप सिर्फ दवाई लो ठीक हो जाओगे, अगर हमें लगा तो हम पंचकर्मा भी करवाते हैं, हम उनके आहार पे भी काम करेंगे, उनके विहार पे भी काम करते हैं। अगर कोई इंसान लेट नाइट शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, अभी आजकल नाइट ड्यूटी बहुत चल रही है, ठीक है, तो उनका विहार में तो चेंज करवाना पड़ेगा, जब तक वो ठीक नहीं करेगा, है ना, उसका जो क्लॉक है वो बिल्कुल खराब रहेगा, तो वो कितनी दवाई ले ले वो ठीक नहीं होगा, उसके विहार पे काम करना पड़ेगा, है ना। कईयों के तो हमने यहाँ तक ऐसे उनके लाइफस्टाइल को भी चेंज करवा दिया बिल्कुल ही, ताकि वो डिजीज फ्री रहे। ओके। तो पंचकर्मा जो है वो मतलब सबके लिए हो सकता है कि मतलब इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक पेशेंट है कि उन्हीं का होगा पंचकर्मा, कि बाकी कोई भी करवा सकता है पंचकर्मा? पंचकर्मा जो वर्ड है वो सबके लिए Okay. पंचकर्मा के लिए हमारे यहाँ पे बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मेंशन है, हम सबको पंचकर्मा करवा सकते हैं। यहाँ तक कि हम छोटे बच्चे को कुछ बस्तियों से शुरू करते हैं, ठीक है, अगर बच्चा छोटा है ना तो कुछ बस्तियों से उनको स्टार्ट करा जाता है। हमारे अलग अलग संहिताओं में उनका एज भी लिखा हो कि आप कौन से, आप 80 साल तक बुजुर्गों को भी करवा सकते हो पंचकर्मा, लेकिन डिपेंड करता है उनके बल पे। एक ही चीज़ देखते हैं हम, बल यानी कि बॉडी का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, बॉडी उस चीज़ को सहन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इनके लिए भी ना अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे हमारे पंचकर्मा में 5 अलग प्रोसीजर होते हैं, सब जो लोग जानते हैं, अब यूट्यूब पे सब देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन उनके वेग रहते हैं। वेग मतलब किसी को 2 बार करवाना है, किसी को 4 बार करवाना है, वो डिपेंड किस पे करता है, इसी चीज़ पे करता है, आपके स्ट्रेंथ पे। वो देखेंगे कैसे, जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे। हमारे पास कई पेशेंट कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, 2 महीना चलेगा 3 महीना, हम कैसे बताएं जब तक हम आपको एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, हम जब तक आपको समझेंगे नहीं वो ठीक कैसे होगा, ठीक है। तो हम पेशेंट को ये बोलते हैं आप एक बार हमारे पास आओ, आपका बल देखेंगे, आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद इलाज करेंगे, है ना। मतलब डॉक्टर से पूछ के ही तभी पंचकर्मा? हाँ, पूछ के ही पंचकर्मा होता है। हर एक डिजीज का अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर सतिंदर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। आई होप व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब मिले। तो इस पॉडकास्ट को खत्म अब हम एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट से करते हैं, तो जिसका नाम है ब्लिंक एंड आंसर। यानी अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसका आंसर आपको 1 या 2 सेकंड में देना है और सोचने का टाइम आपके पास नहीं होगा। ओके, रेडी है? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है, अगर त्रिदोष कोई बॉलीवुड विलन होता तो वो कौन होते? बॉलीवुड विलन वात। वात आप मान के चलो पद्मावत का खिलजी। ऐसा क्यों? बिकॉज वो कभी भी इमीडिएट रिएक्शन कर देता है, कहीं भी स्टेबल नहीं रहता, हर जगह घूमता है। खिलजी, हाँ जी। नाइस। पित्त सोचने का टाइम नहीं। हाँ, पिता आप मान के चलो, जिसको बदला लेने की भावना। पठान में जॉन अब्राहम। हाँ जी। एंड कफ, एनिमल वाला बॉबी देओल। ओके, नेक्स्ट। अगर आप एक हब होते तो कौन सी होते? मैं हब होती तो भलातक होती। भलातक, हाँ। ऐसा क्यों? बिकॉज भलातक एज ए रसायनम काम करता है, ठीक है, और एक तरह से डाइजेस्टिव फायर को बहुत इम्प्रूव करता है ना। आजकल जितने भी डिजीज होती है वो आपका डाइजेस्टिव फायर स्लो होने से, अग्नि माध्य होने से ही होती है, तो उसको इम्प्रूव करता है, वो आपको डिजीज फ्री करेगा फिर प्रॉपर। वेरी गुड। तो आयुर्वेद की कोई ऐसी सलाह जिसको लोगों ने हमेशा गलत ही समझा है? हर आयुर्वेदिक मेडिसिन गर्म काम करती है, गर्मी करती है शरीर में। हाँ, गलत ही समझते हैं। वेरी गुड। ऐसी कोई आयुर्वेदिक हब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमेशा अपने बैग में रखते हैं? मुझे मेरा पता है, मैं मुलैठी अपने पास हमेशा रखती हूँ। मुलैठी, वेरी गुड। अगर आयुर्वेदा एक म्यूजिक स्टाइल होता तो कौन सा होता? क्लासिकल। क्लासिकल म्यूजिक, ऐसा क्यों?
बिकॉज वो स्लोली काम करता है बट बहुत गहराई में उतरता है, और ऐसे ही हमारी मेडिसिन स्लो वर्क करती है बट प्रॉपर वो चीज़ जड़ से ख़त्म कर देती है। ओके, वेरी गुड। ऐसा कोई अजीब सवाल जो किसी पेशेंट ने आपसे कभी पूछा हो? पेशेंट जो अजीब सवाल मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं 2 महीने में ठीक हो जाऊँगा, 3 महीने में मुझे एक टाइम पीरियड बता दो कब ठीक होऊँगा मैं, है ना? तो एक्यूरेट मुझे बिना उनको देखे मैं उनको बता नहीं सकती, है ना? तो वो बहुत मुझे अजीब लगता है वो चीज़। कॉल पे ही वो पूछ रहे कॉल पे डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी है, मैं कब तक ठीक होऊँगा? हमने कोई टेस्ट नहीं करे, कोई परीक्षण नहीं करा उनका, तो उनके ये सेंटेंस होते हैं कि मैं कब तक ठीक होऊँगा? अगर आयुर्वेद को आप एक व्हाट्सएप स्टेटस देना चाहें तो क्या देंगे? आयुर्वेद को व्हाट्सएप स्टेशन एक तरह से कि आयुर्वेदा है, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट मेडिसिन, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ कि लाइफ को जीना कैसे है हमने। वेरी आपका मनपसंद ऋतुचर्या टिप जो आप लोगों को देना चाहें? ऋतुचर्या टिप में गर्मियों में बेल का शरबत, ठीक है, और सर्दियों में तुलसी का, अदरक का, है ना, और ये इलायची हो गया, इन सब का काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। वेरी गुड। अगर आपको ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको एक दिन के लिए आयुर्वेद का मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आयुर्वेद का एक दिन का मंथली, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बच्चों की जो स्टडी में दिनचर्या ऋतुचर्या चैप्टर ही ऐड करवा दूंगी, वाह, ये बहुत अच्छी बात बोली। ताकि उनको बचपन से वो चीज सीखने को मिल जाए। दूसरा ये मैं सबका पंचकर्मा करवाऊंगी टोटली सब। हाँ जी। वेरी नाइस। आयुर्वेद का सबसे कूल कॉन्सेप्ट आपको कौन सा लगता है? कूल कॉन्सेप्ट मतलब ये लगता है कि जो प्रकृति है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रकृति सब एक हर एक पेशेंट की, हर एक इंसान की वो चीज़ अलग होती है। तो बड़ी कॉम्बो है कि हाँ, अगर आप बैठे हो तो आपका बॉडी अलग वर्किंग कर रहा है, मेरा अलग कर रहा है ना? अगर लाखों लोग हैं तो सबका अलग करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, इसमें वात, पित्त, कफ सब में अलग है। जो लोग समझते हैं 3 दोष ही तो हैं, ठीक कर लेंगे, बट एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। ऐसे बहुत परे है इससे आयुर्वेद। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अगर आप बॉलीवुड के किसी हीरो को आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहें तो आप किसको बनाएंगे? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही आयुर्वेदा को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है? उनको कितने साल हो गए, सुबह 4 से 5 के बीच में वो खड़े हो जाते हैं। उनको एक दिन मिस नहीं हो कि वो चीज़ गेटअप नहीं हुए, वो खड़े नहीं हुए उसके बीच। मैंने इनके एक इंटरव्यू में सुना था। है, और उसके बाद हाँ, लाइफ में ऐसा, और जंक फूड वो भी बिल्कुल जंक फूड बिल्कुल अवॉइड, कोई ऐसा मीट, मछली कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। प्लस साथ में उन प्रॉपर पंचकर्मा, एक वीडियो भी अभी वायरल हुई है उनकी, उन्होंने प्रॉपर पंचकर्मा, उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस बताया अपना कि उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस करे ना, सिंपल कपड़ों में वहाँ पे अलग-अलग हमने ट्रीटमेंट करवाए, वो थेरेपी सेशन लिए, तो उन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। बिल्कुल, मतलब अगर एक आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर अगर अक्षय कुमार होगा तो डेफिनेटली वो हाँ, ये फॉलो भी करें। फॉलो भी करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इस इन्फॉर्मेशन के लिए, मुझे भी बहुत कुछ मिला सीखने के लिए। तो जाते-जाते आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे जब भी अगर उनको कोई बीमारी हो, कोई हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? कोई एक ऐसी सलाह जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? हेल्थ का अगर ऐसा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं मुझे अंदर से ना डिस्कम्फर्ट फील, अगर किसी को फीवर भी आया तो डिस्कम्फर्ट होने लग जा रहा है, तो कोशिश करो कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, चलो फीवर ही तो है फिर के खा लेते हैं, थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर क्या खाना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको ऐसा होता है कि मैं खाना खा लूँ। बट जब आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज खाना खाना छोड़ दो, आपको भूखा रख लो। अगर आप भूखे हो तो आप स्वस्थ हो, आपने बॉडी को टाइम दिया हील होने के लिए, ठीक है। आप भूखे रहोगे, आप ठीक रहोगे, एक टाइम नहीं खाओगे, आपका लंघन होएगा, इसको आयुर्वेद में लंघन बोलते हैं, ठीक है, और आपका बॉडी खुद उसको रिकवर कर लेगा। मतलब जब भी कोई बीमारी हो तो खाना-पीना छोड़ दें। खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना। हुँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे खाने का अगर अंदर से वो डिज़ायर नहीं आ रही, तो एक टाइम का खाना छोड़ दो, ठीक है? ऐसा नहीं बिल्कुल खाना छोड़ना। एक टाइम का छोड़ दो, 2 टाइम का छोड़ दो। ज़्यादातर क्या होता है इंडाइजेशन में यही होता है, ठीक है? अगर हम खाना खाने जा रहे हैं, अगर हमें लग रहा नहीं है अंदर से वो फ़ील ही नहीं आ रहा हमें भूख लगी है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, मैम भूख लगी है आपको? अच्छे से खाना-पीना खा रहे हो? हाँ, लोग सब खा लेते हैं, भूख तो नहीं होती। जब आपको भूख नहीं है तो आप खा क्यों रहे हो? एटलीस्ट पहले शरीर को तो समझो आप। क्योंकि उनको लगता है अगर हम नहीं खाएँगे तो मतलब बीमार आएगी। ऐसी वीकनेस हमारे बॉडी में हर वीकनेस तब आती है जब हम कहीं न कहीं वो चीज़ एक आजकल जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें वीकनेस है, कैंसर पेशेंट्स में अलग आता है। उनका अलग सिनेरियो रहता है, उसमें वीकनेस होती है। लेकिन नॉर्मल पेशेंट में अगर आप एक टाइम नहीं खाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पेशेंट कोई मर नहीं जाता एक टाइम नहीं खाने से, ऐसा नहीं होता। उनके दिमाग में हम एक टाइम नहीं खाएँगे तो हम बीमार हो जाएँगे, मर जाएँगे, ऐसा नहीं होता। आप नहीं खाओगे उल्टा आपका स्वस्थ आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़ेगा। अगर कोई आग है, इतना सा टुकड़ा है, अगर आप उसपे खाना डालोगे, पानी डालोगे, वो आग बुझ जाती है।
लेकिन वही आप उसको टाइम दोगे, वो इतनी से इतनी बड़ी आग हो जाएगी। वही आपका डाइजेस्टिव फायर है, आपको उसी पे तो काम करना है, बस एक टाइम खाना मिस कर दो। जो मेरे अकॉर्डिंग हमारे शास्त्रों में अलग अलग फास्टिंग का वर्णन है, जैसे नवरात्रि हो गया है ना, मोमडन्स रोजे रखते होते हैं, तो हर एक शास्त्र में एक फास्टिंग वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो वो किस लिए, इसीलिए है आपका, ठीक है। हाँ जी, तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं। आज हमने सीखा कि आयुर्वेद सिर्फ दादी और नानी के नुस्खों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन शैली है, एक पूरे जीवन का विज्ञान है। तो आज डॉक्टर सतविंदर ने हमें बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि आयुर्वेद दादी नानी के नुस्खों से बहुत ऊपर। जहाँ पे बाकी की मेडिसिन सिर्फ इलाज की बात करती है, वहीं पे आयुर्वेद सबसे पहले चेतावनी देता है, फिर जीने का तरीका सिखाता है, फिर उसके बाद इंसान उसकी स्थिति और मौसम को अच्छे से समझकर इलाज करता है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि ये दादी नानी के नुस्खे हैं, तो मुस्कुरा कर कहिएगा ये नुस्खा नहीं, आयुर्वेद है, जीवन का विज्ञान है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, ताकि सबको समझ में आए कि आयुर्वेद कितना महान है। मैं हूं आपकी होस्ट सूर्या दिमान। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डॉक्टर और कुछ अनसुने रहस्यों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।